नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। क्या आपको लगता है कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब चंद्रमा जो है वो बिगड़ जाए तो बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है, लोग उनको फिर कई बार पागल कहना भी शुरू कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसे योग भी होते हैं कि चंद्रमा का, हमने कर्क लगन की बात की, सूर्य महाराज मार्क गण के बारे में बात की, बुध ग्रह के बारे में बात की। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि चंद्रमा का जो ज्योतिष क्षेत्र है उसमें क्या महत्व है। बहुत बड़ा महत्व है, वो मैं आपको बताऊँ। अब आप कहेंगे यार चंद्रमा तो सबसे जल्दी चलने वाला प्लैनेट है, तो एक राशि से दूसरी में यूं जाता है, क्योंकि वो गति चंद्रमा के पास है। लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? बेशक ही चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं कुंडली में, मैं लगन कुंडली की फिर बात कर रहा हूँ, फिर लोग नवांश को पहले ले आएंगे सामने। ये देखिए, हर एक एस्पेक्ट, एक बैलेंस पार्ट 1 2 3 4 5 सबका कंपाइलेशन के बाद ही प्रेडिक्शन देना चाहिए, लेने वाले को भी देने वाले को भी। अब ये नहीं है कि खाली अब जी नवांश पकड़ लिया, नवांश में तो जो है लगन कुंडली में वो उच्च का ग्रह है और वो नवांश में जी नीच का हो गया, अब मैं क्या करूं? जो बेसिक स्टेटस है कि मेरा शरीर किस कलर का है या मेरा शरीर रोगी है कि स्वस्थ है, वो लगन चार्ट से ही पता लगेगा। अंदरूनी अगर मुझे इम्यूनिटी चेक करनी है अपनी, अंदर ना ही कोई कलर मिलेगा, उस हिसाब से इम्यूनिटी पता लगेगी कि मेरे ऑर्गन्स कितने काम कर रहे हैं, मेरे फेस मसल्स कितने काम कर रहे हैं, मेरे बाइसेप्स कितने काम कर रहे हैं। हेयर वेयर नवांशा कम्स इन प्रोसेस। अब लोग फिर वो पीछे पड़ जाओ जी, डायरेक्ट नवांशा नवांशा नवांशा। वो साइमल्टेनियसली दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है, तब प्रेडिक्शन जो है कि डिटेल में क्या चीज़ है। कोई कंपाइलेशन ऐसी है, मान लीजिए चंद्रमा के साथ कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे राहु आ जाए, ग्रहण दोष, शनि आ गया, विष योग। अब वो फिर और भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ चंद्रमा योग कारक है कि नहीं है, कितना डिग्री बलाबल है। लेकिन जब हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है कि दोनों के बीच में कितना रियल अंतर है, कि वो जो कंजक्शन हो रही है वो एक्चुअल में क्या प्रभाव देगी, देन नवांशा भी चेक करना, या अदर चार्ट्स जो है चाहे D9 D10 है, वो सबको बराबर से देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो है सब कुछ लगन चार्ट से ही शुरू होता है, याद रखिए। अब लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? मैं हर बार कहता हूँ कि जो एंशिएंट इंडिया की जो गॉड बुक है, जो श्रीमद् भागवतम के समय के वो महान एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने फिर आगे व्यास जी जैसी विभूति को भी दिया संसार, उन पराशर जी को हम बार बार क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि लाल किताब तक हम लोग सीमित हो जा रहे हैं, और वो ओरिजिनल लाल किताब भी नहीं है, वो किसी पंडित जी की टोटके हैं जो 1800 कुछ कलयुग के ईस्वी में आए हैं। अगर फिर भी किसी के पास ओरिजिनल लाल किताब है जो मयोंग से या माँ कामाख्या से बताई जाती है, उससे भी पुराना श्रीमद् भागवतम का काल है, जब पराशर जी ने बहुत सारे सिद्धांत जो है बड़ी तपस्या करके, रिसर्च करके, व्यास मुनि जैसे अपने पुत्र दिए जिन्होंने महापुराणों की रचना की, खंड किया उसका आगे चल कर। उनको हम क्यों नहीं फॉलो करते? क्यों हम एंशिएंट चीज़ों को हम लोग भूल करके, अब अगर चंद्रमा का रत्न जो है वो मोती है, तो वी आर रनिंग अबाउट ओपल्स, वी आर रनिंग अबाउट जरखन, वी आर फिर टॉर्क्यूज, हकीक, फिरोज़ा, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी उसको पहन के घूम रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं प्योर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो एंशिएंट साइंस को पढ़ना चाहते हैं कि प्योर मिले। जैसे प्योर दूध होता है, अब उसमें फिर आप कुछ और मिला लो, उसका सब्स्टिट्यूट ले आओ, पाउडर वाला दूध ले आओ, पर जो अच्छी क्वालिटी का दूध होगा, जो ताज़ा ताज़ा आप लेकर के आएंगे, वो अलग क्वालिटी होगी, उसके अंदर अलग स्ट्रेंथ होगी, उसके अंदर अलग फैक्ट्स होंगे न्यूट्रिएंट्स के। लेकिन जो डब्बे वाला है या पैक्ड है, कैंड है, या फिर वो पाउडर वाला जो दिया जाता है, कि हर जगह दूध कई बार अवेलेबल नहीं होता, उसका अपना एक अलग रूल है, बट उसके अंदर क्या वो स्ट्रेंथ होगी जो एक ताज़ा ताज़ा दूध जो है हमारी पुरानी कपिला गऊ से अगर लाया जाए, कपिला गऊ का जो रियल घी है ना और दूध है, उसके बारे में पता कीजिएगा कि उसका क्या न्यूट्रिएंट है, उसकी क्या कॉस्ट है, एंड दैट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर। अब आप बोलेंगे महाराज तो क्या दूध पीना छोड़ दें, हमारे वहाँ तो मिलता ही नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो पुराना पराशर जी का
जो भृत होरा शास्त्र था वो बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल से भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम बेसिक प्रिंसिपल से भटकते हैं, जैमिनी जी ने ये कह दिया, भृगु नंदी नाड़ी आ गई, अब तो लोगों में एस्ट्रोलॉजरों में एक अलग ही वो बन गई, उसके बाद में फिर और नए आ गए, क्यों हमें कुछ नया लेके आना है, और फ्यूजन करने के चक्कर में, नया लाने के चक्कर में, देखिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैं जैमिनी जी की कृति का भी सम्मान करता हूँ, मैं भृगु जी की कृति का भी सम्मान करता हूँ, मैं वीर मिहिर जो साउथ वाले हैं उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो दिए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन कोई ऐसा हो जो चारों को ही पढ़ रहा हो और फिर कंक्लूजन निकाले कि यार मैंने किसी का बर्थ चार्ट आया था, मैंने कोई प्रिडिक्शन की, मैंने पराशर जी का भी सिद्धांत लगा के देख लिया, मैंने जैमिनी का भी सिद्धांत लगा करके देख लिया, मैंने वीर मिहिर जी का भी सिद्धांत लगा करके देख लिया, और मैंने भृगु नंदी नाड़ी वाला सिद्धांत लगा के भी देख लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप पाएंगे कि जो पराशर जी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत जगह मैंने बहुत सिंपलीफाई देखा है उसको, उसमें कोई ज़्यादा जटिलता नहीं, ये वो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स, लग्न चार्ट से शुरू किया है, फर्स्ट हाउस जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप नवामशा, नेक्स्ट स्टेप D9, नेक्स्ट स्टेप चलित, नेक्स्ट स्टेप आपके ग्रहों की डिग्री, नेक्स्ट स्टेप फिर दृष्टियाँ, एस्पेक्ट, नेक्स्ट स्टेप फिर उसके बाद उनकी प्लेसमेंट्स, नेक्स्ट स्टेप उनका स्टेटस ऊंच के नीच के क्या है, तो ऐसे करके बहुत सारे वेरियस स्टेप्स पे फिर जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा गया, और ये तभी होगा जब आपका चंद्रमा जो है वो शांत होगा। और एस्ट्रोलॉजिकल एरिना में यही कहा जाता है, जब चंद्र बिगड़ गया, अगर कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों, पंच महापुरुष योग के बारे में हम लोग कई बार, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है, महाराज जी बताना कोई राजयोग है दूसरा, और देख रहे होते हैं कि चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा राहु के द्वारा पीड़ित है, और राहु कुंडली में जो है मार्क भी हैं, या फिर केतु बैठे हैं वो मार कर रहे हैं, या शनि जो है अपना पूरा प्रभाव जो है मार्क होकर के चंद्रमा के ऊपर दे रहे हैं। इंसान ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार पुट करता है कि लगता है कि वो बेसलेस क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे वही वाला स्वरूप खोया हुआ अपने आप में, और सामने वाले कहेंगे यार पागल यार क्या पूछ रहा है यार, ये गाली भी देंगे लोग, पर वो उसकी मेंटल स्टेट को नहीं समझ रहे, जो उसके पीड़ित चंद्रमा की वजह से। इसीलिए उसका उपाय करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जो चंद्रमा से पीड़ित बच्चे होते हैं, मोर ओवर दे आर वेरी, जैसे बोलते हैं ना, बवाल करने वाले, मेंटली की छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो देना, या उनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहना, बहुत टेंशनों में खोई रहना, और लोग कह रहे हो यार पता नहीं यार इसको किसने कुछ कर दिया है, बहुत बार होता है, मैंने देखा है। बट पीपल आर नॉट चेकिंग कि उनके बच्चे की चंद्रमा की स्थिति क्या है। हमें तांत्रिकों पे ज़्यादा विश्वास है। मैं कह रहा हूँ भाई वो भी विद्या अच्छी है, पहले एस्ट्रोलॉजिकल चेक कर लो, नहीं कुछ ख़राब निकलता कि सब ग्रह अच्छे हैं, फिर भी क्या ख़राब हो रहा है, तब जाओ फिर तीसरे द्वार पे। लेकिन लोग जो है तीसरा द्वार है वहाँ पहला घुसना चाहते हैं, जबकि कुछ एक ऐसे बेसिक उपाय हैं बिगड़े चंद्रमा को ठीक करने के। मेडिटेशन, महादेव की आराधना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महादेव ने ही नवजीवन जो है चंद्रमा को प्रदान किया था। कितना ही कष्टप्रद चंद्रमा हो, महादेव का नित्य आराधन करता हो, 1000 प्रातःकाल गायत्री जप का नियम ओम नमः शिवाय के द्वारा लाभ ले सकता है। कोई भी पुरुष तत्व नमः शिवाय के द्वारा लाभ ले सकता है, कोई भी स्त्री तत्व शिवाय नमः के द्वारा लाभ ले सकता है। जो लिखा हुआ है श्री शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर, ऑथेंटिक पढ़िएगा। मेरे चाचा मामा ने ये दिया था वो दिया था बस स्टैंड से ला करके, इसलिए कई बार थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ऑथेंटिक पढ़िए, आपको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मिलेगा। और उसके बाद फिर जो अगर बहुत स्थिति खराब हो जाए कि मेंटली बिल्कुल ही चैलेंज्ड हो गया, या अब लग नहीं रहा कि खा भी नहीं रहा पी भी नहीं रहा, तो फिर श्री महामृत्युंजय वाला जो संजीवनी मंत्र है, अब जो बड़े वाला है ओम हूँ जूं से लेकर के फिर बीच में ओम त्र्यंबकम, फिर सहज हूँ ओम, जिसका उपदेश सबको नहीं किया जाता। सिर्फ अगर ओम त्र्यंबकम से लेकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मह उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षेमामृतात्, इसको भी अगर इतना कर लेंगे तो भी लाभ ही लाभ जो है मानसिक पीड़ाओं में कई बार मिलता है। महादेव की आराधना करें, वो भी नहीं कर पाएँ, शिव मंदिर में जाएं, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। देख रहे हैं शिवलिंग में स्नान नहीं कराया हुआ है, बाबा को स्नान कराया, पोछा मार दिया वहाँ शिवालय में जाकर के। देवादिदेव महादेव की आराधना जिन्होंने भी की वो तो अलकापुरी के बड़े बड़े राजा हो गए, कुबेर जैसे, तो क्या आपकी मानसिक परेशानी को दूर नहीं करेंगे? महादेव किसी का नहीं रखते, और ना ही उनके द्वार से कोई खाली जाता है, चाहे वो कोई भी शिवालय हो, चाहे वो फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग हो,
या फिर महादेव का कोई भी स्वरूप हो, जहाँ आप भाव करके सेवा करें, भाव करके जल अर्पित करें, भाव करके महादेव को प्रार्थना करें। एक बेलपत्र लिया, श्री राम लिखा, महादेव ये कष्ट है। और पर अगर मैंने पहले भी कहा था कि ये सबसे कारगर तब होता है जब ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्योदय होने से पहले पहले अगर इसको कर लिया, बड़ा चमत्कारी उपाय है। श्री राम लिखा, किसी से कुछ नहीं बताया, चाहे पुजारी जी बैठे, महादेव को मन में याद किया, ये मेरी मनोकामना है, ये मेरे बाधा आ रही है, शिवलिंग पे चुपचाप उसको अर्पित कर दिया। और तब तक इसको आप कर सकते हैं, नित्य भी कर सकते हैं, सोमवार के सोमवार भी कर सकते हैं, जिसको जैसा समय मिले यथाशक्ति महादेव का ऑर्डर हो। बहुत ही चमत्कारिक उपाय मैंने फिर से बता दिया है। बताने वाला मैं कौन हूँ भैया, मैं तो डाकिया हूँ। बताने वाले महादेव है, माँ भगवती है। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे भक्त स्वस्थ मस्त रहें और एकदम डमरू बजाते नृत्य करते रहें, इसीलिए महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इसीलिए चंद्रमा का स्थिति सही होना बहुत ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजिकली। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और भी चर्चाएं बहुत हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ मस्त रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब रखें, और भी बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता।